एक क्वेश्चन था, मैं जरा उसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेता हूं। आप लोगों ने वो घर से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है? वो जो कल क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग निकाल रहे थे। इट वॉज फाउंड, बच्चे आप कुर्सी लेके पीछे चले जाएं, हाँ कुर्सी लेके पीछे चले जाएं। C इज इक्वल्स टू 17 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय n। यहां तक एक क्वेश्चन चल चुका था, ऐसा ही है कि नहीं? यहां तक एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, ऐसा ही है। कहता था फाइंड द कॉस्ट ऑफ 700 यूनिट्स। n वाज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स, c वाज रिप्रेजेंटिंग द टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो कहता है कि पार्ट नंबर बी था गालिबन ये, फॉर कॉस्ट फॉर 700 यूनिट्स। n की वैल्यू क्या हो जाएगी उसमें? 700। हम 700 यूनिट्स के लिए जरा कॉस्ट निकालते हैं। आंसर क्या आया था इसका? 17 प्लस 35, 17 प्लस 35 and it was $52. It was $52. आप लोगों को याद है ये बात कि नहीं? ये जो 17 था ये क्या था बच्चों? It was फिक्स चार्ज। क्या था ये? फिक्स चार्ज। और ये 0.05 क्या था? चार्ज ऑफ, बॉयज आप बताएं ना, चार्ज ऑफ 1 यूनिट। याद आ रहा है सवाल कि नहीं? रिमेंबर? ओके बच्चों, फर्स्ट वाले का आंसर $52 ही है। फर्स्ट का $52 ही है। सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड व्हेन द टोटल कॉस्ट इज $80। तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा, C इज इक्वल्स टू 17 प्लस 0.05 n। कहता है कि जो टोटल कॉस्ट कितनी है? $80। क्या $80 के लिए n निकाल लिए थे आपने? नहीं निकाला था, होमवर्क था ये, निकालना था ना। मुझे बताएं कितना आंसर आया था? अच्छा, अब इसी में आप वैल्यूज पुट करें। 80 बच्चे जरा बाहर स्टाफ को बोलें, सर कह रहे हैं पानी जरा पिला दें। सिर्फ यहाँ पे देखें, बाहर बैठे होंगे वो। 80 इज इक्वल्स टू 17 प्लस 0.05 n। 17 उधर इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके बॉयज सब्ट्रैक्ट, तो ये बन जाएगा 80 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0.05 n। 80 माइनस 17 कितना होता है बॉयज? बॉयज जवाब दें सारे। 63। 0.05 मल्टीप्लाई बाय n। बॉयज 0.05 और n आपस में क्या हो रहे हैं? दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब एक तरीका हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर में डेसिमल्स आ जाएं तो बॉयज रिमूव कैसे करते हैं उसको? ऊपर उसके लिए टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए इस डेसिमल की जगह पे ऊपर 1 और जितने डिजिट्स हैं उसके बाद उतने जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा? खत्म। क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? तो इट विल बिकम 6300 डिवाइडेड बाय 5। आंसर कितना आया? एक और क्वेश्चन भी था, फाइंड द यूनिट्स यूज्ड व्हेन द टोटल कॉस्ट इज $1100। तो इसकी जगह पे क्या डाल लें? 1100, 17 प्लस 0.05 n। तो n कितना आया यहां से? आपने सॉल्व किया था, इसका आंसर क्या आया था? 21,000। 21,660 यूनिट्स। बच्चों सबका आंसर ये आया था। मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन में देखें एक ही फ्रैक्शन में सारा सॉल्व कर दिया। पहले मैंने 17 को लेफ्ट पर माइनस किया,
इसका आंसर अपने दिमाग में कैलकुलेट किया, उसी को डिवाइड कर दिया किसके साथ, 0.05 के साथ। तो फ्रैक्शन में उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मतलब आप जब फाइनली में आते हैं ना, तो आप एक छोटे छोटे शॉर्टकट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, बजाय इसके जैसे मैंने पहले किया। पहले में मैंने क्या किया, 80-17 पहले कर दिया था, 80-17 पहले कर दिया था, 80-17 का पहले आंसर निकाल लिया था, आंसर को फिर मैंने 0.05 से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बच्चे बताइए, सबको समझ आ रही? तो लाजमी नहीं है कि आप हर दफा एक बारी बारी छोटे छोटे स्टेप्स आप शो करें। उसकी रीजन ये है कि जब लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो ये हमारा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और टाइम भी ऑक्यूपाई करेगा। तो सम टाइम यू आर अलाउड कि आप इस तरह की फ्रैक्शंस जल्दी जल्दी बना सकते हैं, ठीक है मेरी बात की नहीं? यहां तक कोई मसला है? Sort of like middle type of a question, can come in 1, can come in 2 as well, दोनों में आ सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 1 की जो निशानी होती है ना, पेपर 1 के क्वेश्चंस की निशानी, वो थोड़े 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम 6-7 नंबर उसके होते हैं, मतलब उसकी भी डिफरेंट पार्ट्स के। लेकिन जब मैं पेपर 2 की तरफ आता हूँ तो 1 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है उसमें, और लॉन्ग इनफ हो तो वो 8 या 9 नंबरों का एक पार्ट भी आ सकता है। 9 का तो बहुत ज़्यादा कम होता, मैंने देखा है। 8 और 7 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके 7 मार्क्स का एक पार्ट एज अ होल पूरा सवाल देखे तो मैंने 30 मार्क्स वाले 25 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी देखे। यानी कि एक सवाल आप ख़राब कर दें तो 2 ग्रेड्स आपके ख़राब हो जाएंगे। 30 मार्क्स कम हो जाना मतलब 2 ग्रेड्स नीचे आ जाना। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं पेपर 2 के अंदर। सो इट कुड बी पेपर 1 क्वेश्चन और पेपर 2 क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को वो मसला है? तो प्रोपोर्शन समझ आई आप लोगों को कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ नेचुरली क्या कर रही होती है, बढ़ती है, ठीक है। एक तो हम लोगों ने वो केस देख लिया था जिसके अंदर दोनों वेरिएबल्स दे दिए जाएं और के हम निकाल लें, और एक दूसरा केस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जिसमें सम अ सर्टेन वैल्यू ऑफ स्पीड वाला जो सा केस था, ठीक है। अब एक वर्कशीट आएगी ना, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ज़रा उसको भी उन्हीं टेक्निक्स के मुताबिक सॉल्व करना हो जाएगी वो, ठीक है। लेकिन करना खुद है, प्लीज़ छापा ना मारना, ठीक है। उसका इलाज मेरे पास नहीं है छापे का, वो सिर्फ टेस्ट में पता लग सकता है जिसकी होमवर्क सारे की हमें, लेकिन टेस्ट में परफॉर्मेंस 0 है, मीन्स छापा मास्टर था ये, ठीक है। तो आपने खुद काम करना है। नहीं आता कोई मसला नहीं, मुझे बता देना, मैं करा दूंगा आपको। बिकॉज जो प्रॉब्लम्स है, जो हर्डल्स फेस कर रहे होते हैं ना एक सवाल को सॉल्व करते हुए, वो इंडिविजुअल होती है, वो आपके मसले होते हैं कि आप कहाँ पे आके रुके हो, आपका मसला कहाँ से शुरू होता है, ताकि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना उस प्रॉब्लम को, तो वो मसला हर बच्चे का उसी पॉइंट से क्लियर होना शुरू हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? वो इसलिए ज़रूरी होती है वर्कशीट। वर्कशीट इज़ नेवर कि मैं आपके साथ कोई वो बिजी रखवा रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये चेक करना होता है कि आप में से कितनों को आता है और कितनों को नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ एक वर्सेटाइल किस्म के क्वेश्चंस बनाए जाएं जिसमें हर तरह की चीज़ एड्रेस हो जाए। तो जब आप खुद अटेम्प्ट कर लेते हो ना और वो हो जाती है, तो इसका मतलब है आपको थोड़ी खुशी महसूस होनी चाहिए कि अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल आ रहा है। आप छापा मार रहे हैं तो लिटरली ना मुझे पता चल रहा है ना आपको पता चल रहा है कि आपको आता है या नहीं आता। मैं तो इंसान हूँ, मैं तो टेस्ट के ऊपर ही इवैल्यूएट करूँगा। अगर नंबर अच्छे आ गए तो मतलब ये बच्चे ने होमवर्क भी खुद किया था, समझा भी खुद ही खुद था। लेकिन अगर टेस्ट में नहीं आएंगे तो मुझे समझ आ जाएगी कि इसने छापा मार के होमवर्क किया था, क्योंकि जिसने होमवर्क नहीं किया होता वो लिस्ट तो मेरे पास आ जाती है, ठीक है ना। तो करना खुद है। मैं इस पर एतराज़ नहीं करता हूँ कि आपने होमवर्क नहीं हुआ आपसे। एतराज़ सिर्फ हर उस्ताद को इस बात पे होता है कि बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो वेस्ट चला जाता है दिन सारा के सारा। ये जो पुराना दिन काम का दिया होता है वो वेस्ट चला जाता है। अटेम्प्ट कर लो ईमानदारी से, तब अगर हो गया वेल एंड राइट, नहीं हुआ तो मैं करा दूंगा आपको, मसला नहीं है उसके अंदर। समझ आ रही बात की नहीं? सो ईमानदारी बड़ी ज़रूरी है। चूँकि आपका अपना काम है तो आपको खुद इतना एटलीस्ट मैच्योर इनफ होना चाहिए कि अपने फ़ायदे के बारे में खुद ही सोचें, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 इज़ द न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 या 5 बताइए। फाइव आता है? मुझे तो लगता है 6 नहीं आता। 6 आता है ना? 6 आता है जी।
5 लिख लें, 6 लिख लें, मुझे मसला नहीं, अपनी नंबरिंग के मुताबिक लिख लीजिएगा। परसेंटेजेस बच्चों, परसेंटेजेस का जो सा सेक्शन है, इट इज वन ऑफ द सेक्शंस जिसमें से 100% पेपर 1 में भी क्वेश्चंस आएंगे और इसमें से पेपर 2 में भी क्वेश्चंस आएंगे। हम लोगों ने ये लफ्ज़ पहले किसी हद तक डिस्कस कर लिया है, इस लफ्ज़ को हमने किसी हद तक डिस्कस किया है, परसेंटेजेस को। मैंने इस लफ्ज़ को एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था ये जो लफ्ज़ है परसेंट, ये 2 चीज़ों से मिल के निकला है, पर से और सेंट से निकला है। ये इसमें से इतने टॉपिक्स हैं ना कि कोई ना कोई टॉपिक तो लाजमी क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से बनेगा ही बनेगा। मतलब इंक्रीज इन परसेंटेज, डिक्रीज इन परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में भी कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, कोई ना कोई सवाल। मतलब इतना पोटेंशियल कैंडिडेट टू बिकम अ क्वेश्चन इन द एग्जाम। This topic, it's a potential topic which can come in your exam, 1 में भी और पेपर 2 में भी, ठीक है। और ये आते भी हैं, ये इसको एज ए कॉन्सेप्ट समझना है आपने इंक्रीज डिक्रीज नहीं पढ़ना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट समटाइम किसी और चैप्टर में भी इंक्लूड हो जाता है। ये मतलब स्टैटिस्टिक में डाल देगा उसको, ये इसी कॉन्सेप्ट को वो किसी मेंसुरेशन में डाल देगा, वो इस कॉन्सेप्ट को किसी और चीज में भी डाल देगा। तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है इसका, ठीक है ना। तो परसेंट क्या चीज है? परसेंट सिर्फ इट्स अ वे ऑफ राइटिंग, ये किसी नंबर को लिखने का तरीका है। जैसे एक नंबर है, उसको आप फ्रैक्शंस की दुनिया में जब बना के लिखते हैं, फ्रैक्शंस की दुनिया को आप डेसिमल्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे 1/2 था, 0.5 जिसको आपने बोला, आप इसको जब आप इसकी दुनिया में, परसेंटेज की दुनिया में लिखेंगे तो उसको 50% करके लिखा जाएगा। अब अपने नंबरों की मिसाल ले लें, चूंकि बचपन से आप परसेंटेज नंबरों को अपने दिमाग में एकदम बच्चा ले आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने 90 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100, या चलें आउट ऑफ 100 भी ना करें, लेट्स से आपने 180 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 200। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मार्क्स की मैं बात समझा रहा हूं। ये वाले कौन सा मार्क्स हैं? ये आपके मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। और ये कौन से वाले मार्क्स हैं? टोटल मार्क्स हैं। ये टोटल मार्क्स हैं। ये आपका वो लेवल बता रही होती है कि जो आइडियल सिनेरियो है 100%, उससे कितना करीब हैं आप। मार्क्स के केस में आपको आइडियल सिचुएशन के करीब लाया जा रहा होता है। देखा, आप अपने आप को डिटरमिन करते हैं कि मैं 100% से कितना दूर हूं, मुझे कितने % इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आपका इसमें आंसर, आपने कहा था जी कि हमारे कितने % मार्क्स आए हैं, कितने % मार्क्स आए हैं? 90% मार्क्स आए हैं। हालांकि जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर तो आपका कितना आता है? 0.9 आता है। अब लेकिन परसेंटेज की दुनिया में आप इसको कैसे लिखते हैं? 90। इसका मतलब यह है कि 0.9 को जब परसेंटेज की दुनिया में हमने कन्वर्ट किया था तो एक एडिशनल काम हमने जरूर किया था, मल्टीप्लाई बाय 100 किया था। मल्टीप्लाई बाय 100 हमने खुद से किया ताकि हम उस नंबर को एक मुख्तलिफ तर्ज में लिख सकें। और जब बच्चा कहता है ना मल्टीप्लाई बाय 100, इसका जो एक्चुअल तरीका है, यूं समझ लें कि स्टैंडर्ड तरीका, 100 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 100 पूरा इस तरह से लिखते हैं, 100% लिखते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैथ्स में आप लोगों को मालूम है बच्चों ये बात, आप लोगों को मालूम है ये बात कि जब भी आप खुद से कुछ कराते हैं तो आपने बैलेंस करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसी का उल्टा प्रोसेस भी करना पड़ता है। होता है ना इस तरह से। मतलब मैथ्स में आपने जब एलसीएम लिया था, याद करो, लिया था एलसीएम कि नहीं? एलसीएम में क्या किया था? हमारे जब डिनोमिनेटर्स 2 डिफरेंट आ रहे थे, डिनोमिनेटर्स जब डिफरेंट आ रहे थे तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने ये काम किया था, लेट से 1/2 प्लस 4/3 था, एलसीएम 6 आ गया। मुझे जरा बताओ, आपने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया था? क्या छोड़ दिया था नीचे या ऊपर भी किया था? किया था ना ऊपर भी। क्यों किया था ऊपर? ये मैथ्स का असूल है कि आपने इसमें क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है? नीचे भी 3 से और ऊपर भी 3 से। जब आप किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आप ऑलरेडी बैलेंस ही कर रहे हैं। पता है क्यों? ये हो गया कौन? 100
ये अंग्रेजी में पढ़ो जरा, क्या है ये? पर का मतलब क्या होगा? पर का मतलब क्या होगा? सेंट का मतलब क्या होगा? तो जब मैं इस जुमले को, ये जो जुमला यहां पे मैंने लिखा हुआ है, दिस इज 100%, तो इसको जरा कन्वर्ट, बच्चों सुनो, इसको जरा कन्वर्ट करो। कैसे? ये बन जाएगा 100 पर की जगह पे, सेंट की जगह पे, तो ये तो वैसे क्या हो जाएंगे? तो स्टिल वो नंबर सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन मैंने जब इसके साथ ये साइन लगाया तो मेरा मकसद ये था कि मैं इसकी जो फॉर्मेशन है, इसको लिखने का तरीका चेंज कर लूं। इसको लिखने का तरीका क्या कर दूं? चेंज कर दूं। ऐसा ही है कि नहीं? मेरी क्लास में अब्दुल्ला, लेट्स से अब्दुल्ला ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? अब्दुल्ला हाफिज, इसी को अगर मैं उर्दू में लिख दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? दोनों सेम ही चीजें हैं, लेकिन लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। अब मैं जब यहां पे बोलूं ये कौन सा तरीका है? डेसिमल। ये कौन सा तरीका है? फ्रैक्शन। ये कौन सा तरीका है? परसेंटेज। तीनों है एक ही चीजें हैं, तीनों एक ही चीजें हैं। अभी जो 180/200 है, इसको लिखा जाए तो आप इसको 90/100 का लेवल मार्क भी दे सकते हो, आप इसको 9/10 का लेवल मार्क भी दे सकते हो, आप इसको 45/50 का लेवल मार्क भी दे सकते हो। जो दिल करे आप इसको लेवल मार्क दो। आप इसको 270/300 का भी लेवल मार्क दे सकते हो। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो परसेंटेज क्या है? इट्स जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग अ नंबर। किसके हिसाब से? 100% के लेवल के हिसाब से। किसके हिसाब से? 100% के लेवल के हिसाब से। क्लियर हुई? मतलब मैं इस तरह से मैं समझा रहा हूं कि ये परसेंटेज अलजबरा में आ जाए, प्रोबेबिलिटी में आ जाए, मेंसुरेशन में आ जाए, किसी भी जगह परसेंटेज का। परसेंटेज इज समथिंग इन विच देयर इज अ percentage is a value या नंबर, लास्ट टू नजर आ रहा है, आउट ऑफ 100। अब्दुल्ला नजर आ रहा है? रिटन आउट ऑफ 100। परसेंटेज इज अ वैल्यू या नंबर रिटन आउट ऑफ 100, या यू कैन से दैट विद रिस्पेक्ट टू क्या? 100 की मतलब उसके हिसाब से लिखा जाए किसी नंबर को। ठीक है बात कि नहीं? या इसको ये भी कहा जा सकता है अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज व्हाट? 100। ठीक है, बट द डिनोमिनेटर जो 100 आ जाएगा उसको, एक सेकेंड रुकना जरा, वो जो डिनोमिनेटर 100 आ जाएगा, आप उस डिनोमिनेटर में से 100 रिमूव कर ले, सिर्फ उसके साथ वो सिंबल लगा लेना, क्योंकि वो सिंबल अंग्रेजी में आप पढ़ रहे हो, डिवाइडेड बाय 100 को आप पढ़ रहे हो परसेंट, सिंबल लगा लेना उसकी जगह। ठीक है, इट्स अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। सेकंड, इसकी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, इट्स अ फ्रैक्शन whose denominator is 100, जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 100 है। ठीक है, जैसे नहीं यार वो प्लस के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब इस साइन के लिए कौन कौन से अल्फाज यूज हो सकते हैं बताओ? एक लफ्ज ये यूज हो सकता है कि नहीं? ऐड ये हो सकता है कि नहीं? सम यूज हो सकता है कि नहीं? मतलब ये कौन से अल्फाज हैं सारे जो सिर्फ एक ही चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह जो जिस तरह कहीं पे सम का लफ्ज आएगा क्या करोगे? प्लस ही करोगे ना। ऐड का लफ्ज आएगा क्या करोगे? तो इसी तरह से प्लस का लफ्ज आ जाए, माइनस हो गया, MINUS, सबट्रैक्ट, डिफरेंस, लेस, इन सारों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा मैथ्स में? माइनस का। ठीक है, इसी तरह से परसेंट अंग्रेजी का लफ्ज है, मैथमेटिक में इस्तेमाल हुआ तो हम इसके दो अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे। पर को हम कहेंगे ये डिवाइड है, सेंट को हम बोलेंगे ये क्या है? 100 है। जिन बच्चों ने ए लेवल्स में बायोलॉजी रखी हुई है या रखेंगे आगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आपके फिजिक्स में हाफ मैथ्स है। आपकी जो फिजिक्स तो आपने पढ़नी है ना, फिजिक्स का जो हाफ पोर्शन है वो पूरे का पूरा मैथ्स में पढ़ाया जाता है। तो एवरी स्टूडेंट जो प्री मेडिकल वाला है उसने
हाफ मैथ्स तो पढ़नी ही पढ़नी है ए लेवल्स की, तो आपको मैथ्स ओ लेवल्स की बहुत अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि मैं मैथ्स तो कभी नहीं पढ़नी, एएस में जाके फिर से पढ़ोगे आप, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे मैथ्स के होने चाहिए, सही है ना। इफ़ यू आर वीक इन मैथ्स, इट्स द लास्ट ऑप्शन फॉर यू कि आप अभी अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स ठीक कर लें। ए लेवल्स वाला उस्ताद कभी भी ब्रेक नहीं मारता, वो आगे से आगे भाग रहा होता है, फिर वो मेरे पे इल्ज़ाम आ जाएगा कि आपको पुराने टीचरों ने नहीं पढ़ा के भेजा आगे, ठीक है। सो इसलिए मैं बहुत डिटेल से डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि सारों को एक आखिरी मौका मिल जाए अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करने का, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक मिसाल लेता हूँ मैं, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा डायरेक्ट। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, 70%। फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा इसको मैं, 70/, तो अगर कोई चीज़ पहले से ऐसी लिखी जाए, तो उसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है और ये भी मैथमेटिकली है, बट मैंने क्या चीज़ इस्तेमाल कर ली साथ, ये सिंबल इस्तेमाल कर लिया, तो इसका सिंबल भी लिख लें, ये इसका सिंबल है। इस सिंबल का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। अब ये ऑलरेडी इसका मतलब ये है कि दिस 70% इज समथिंग विच इज कंसीडर्ड आउट ऑफ 100। इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू जिसमें ये कंसीडर किया गया है कि समथिंग आउट ऑफ 100, यानी कि 100 से कितना फासला है, 30% का फासला है उसका। क्लियर है मेरी बात के नहीं। सो यू कैन से दैट कि इट्स स्टैंडर्डाइजेशन in which a number is considered out of 100. A number is considered out of 100. और मामा इसको इधर कर लेना जरा, मार्कर्स प्लीज ला देना ब्लैक कलर वाले। अच्छा, जब तक मैं यहां पे लिखता हूं मार्कर्स प्लीज ला दें। एक मिसाल है, इसका क्या मतलब होगा, 25/100, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, 50/100। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास 3 तरह के नंबर्स हैं, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस। तो जब कभी भी आपके पास क्या आ जाए, डेसिमल्स आ जाए और आपने कन्वर्ट करना हो किस में, नहीं परसेंटेजेस में। बच्चों मेरी बात सुने, आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड बाय 0.5 को देखिए, आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही, सब बच्चे बताएं, आ रही है। और जब वापस आना होगा फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास एक, तो ये हो गया हमारा, ये असूल है, ये कभी भूलना मत प्लीज, ठीक है, ये हमेशा स्टैंडर्ड इसी तरह से रहेगा। सेकंड है कि 130 को 200 के हिसाब से आपने शो करना है, 130 को 200 के हिसाब से शो करना है। तो फर्स्ट मेथड तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है वो है जी 130, नीचे क्या हो जाएगा, हमेशा जिसके हिसाब से आपने दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा, 130 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। समझ आ रही बात ये कि नहीं, 100% से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप इस फ्रैक्शन को आप डिफरेंट अंदाज में लिखना चाह रहे हैं। अब्दुल हक नजर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 65%। एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, यूनिटरी मेथड। अब आपने दूसरे मेथड में क्या है, एक्सप्रेस 130 एज अ परसेंटेज ऑफ
200, तो 200 को आपने जिसके हिसाब से करना है आपने इसको 100% बोलना है और इसको आपने क्या बोलना है x%। इसको क्या बोलना है x%। यूनिटरी मेथड में 200 आपका बन जाएगा 100%, 130 बन जाएगा x%। जिसके हिसाब से आपने शो करना है तो उसको आपने अपना क्या मान लिया 100% मान लिया। 130 को 200 के हिसाब से चेक करना है, तो जिसके हिसाब से चेक करना है वो आपका स्टैंडर्ड बन जाता है। जैसे नहीं कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपके पेरेंट्स आपको बोले यार उससे शर्म खाओ, फलाने का बेटा ऐसा है, बोला है कभी ऐसे कि नहीं बोला? बहुत दफा बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने जहन में किसको स्टैंडर्ड बनाया है, वो कौन सा परसेंटेज हो गई उसकी 100, आपको उसके हिसाब से क्या रेट किया गया है नीचे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? ये बड़ी एक अच्छी मिसाल है, ये जरा सुन लें प्लीज, ये प्लीज सुन लें सारे बच्चे कि हमेशा हमारे घर में भी जिसको आप जिसके हिसाब जिसको आप कह रहे होते ना कि उसके हिसाब से, जिस नंबर के हिसाब से उसको आप फिर 100% मान रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे कहा ना कि 130 को लिख के दिखाएं किसके हिसाब से 200 के हिसाब से, तो 200 आपका स्टैंडर्ड बन गया। 200 क्या बन गया? परसेंटेज के हर कॉन्सेप्ट में, परसेंटेज के हर कॉन्सेप्ट में जो स्टैंडर्ड है वो हमेशा 100% होगा। मतलब अंग्रेजी समझा रहा हूं कि अगर कभी परसेंटेज में ना दिया हो ना कुछ, बस अंग्रेजी पढ़ना आती है अगर हो ना आपको, तो आप उसको देख के बताएंगे इसमें से किसको स्टैंडर्ड समझ रहा है वो सवाल वाला। तो जिसको वो स्टैंडर्ड समझेगा, कशफ तवज्जो देनी है प्लीज, तवज्जो सिर्फ बातों पे मेरी देनी, ठीक है। हो सकता है आपको आता हो लेकिन साथ वाले को ना आता हो। तो स्टैंडर्ड क्या चीज है? जिसको स्टैंडर्ड मानेंगे उसको हमेशा 100% बोलेंगे। ये हमारी दुनिया में भी ऐसे ही चल रहा है, मैंने भी महसूस किया, ये आज से पहले मैंने भी महसूस नहीं किया था कि जिसको आपके पेरेंट्स कह रहे होते ना कि फलाने से शर्म खाओ, उसकी बेटी देखो और या उसका बेटा देखो, उस बच्चे को देखो, तो इनफैक्ट उन्होंने उस शख्स को, उस इंसान को, उस बच्चे को क्या बनाया होता है, उन्होंने उस बच्चे को 100% मान लिया होता है। हालांकि उसके माँ बाप हो सकता है आपकी मिसालें देते हों, ठीक है, लेकिन उसकी आपकी मिसाल फिलहाल चल रही है ना, इस वक्त आपकी मिसाल चल रही है। तो स्टैंडर्ड जिसको भी बोलेंगे वो हमेशा 100% होगा। आप उससे नीचे वाली वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं या आप उससे ऊपर वाली वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, तो बड़ी खास बात है ये। अभी अगर मैं 130 की बात कर रहा हूं तो अगर स्टैंडर्ड 100% है, अगर स्टैंडर्ड 100% है, यार इधर ध्यान दो ना, अगर ये 100% स्टैंडर्ड है और आप 130 पे बैठे हुए तो डेफिनेटली आपकी परसेंटेज क्या होगी? कम होगी। समझ आ रही बात है कि नहीं? अगर ये इससे बढ़ जाए, ये 130 से मैं 240 पे ले जाऊं, तो अब परसेंटेज स्टैंडर्ड किस क्या थी? 200 वो 100% थी। अब आप किसको कंपेयर कर रहे हैं? 240 को कंपेयर कर रहे हैं। तो जो अब आपका आंसर आएगा वो 100% से भी बड़ा आंसर आने लग जाएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड आपने जिसको माना हुआ है वो तो खुद 100% था। इस केस में आप 130 को कंपेयर करा रहे हैं 200 के साथ, तो 130 तो छोटा है, उसकी परसेंटेज तो 65 आएगी। 180 ले लें, परसेंटेज 200 से कम आएगी। 181 ले लें, 185 ले लें, 190 ले लें, 200 ले लें, वो आके यहाँ पे होगी। लेकिन अगर मैं बोला ना 240 को कंपेयर कराएं 200 के साथ, तो वो स्टैंडर्ड से क्या करेगा? ऊपर चले जाएगी। तो स्टैंडर्ड अगर आपका 100% है तो आंसर 100 से बड़ा आएगा। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? आपको कौन सा प्रोसेस ठीक लग रहा है, यूनिटरी या दूसरा? दूसरा सिर्फ इस सवाल में पसंद आता है, एज एक्सपेक्टेड। अब यहां से x निकाल लें जरा, x इक्वल्स टू 130 मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय, आंसर की जो फ्रैक्शन है वो सेम ही है, ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। 130 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200 सेम आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? लिख लें अपने तौर पे एज अ पार्ट ऑफ द नोट्स, अपने पास उतार लें ताकि आपके पास ये बात रहे। उधर ही रखें फिलहाल। कुछ सवाल लिखता हूं, इनको जरा सॉल्व कीजिएगा। यहां तक कोई मसला है? फाइंड
20% ऑफ, फाइंड 20% ऑफ 350, फाइंड 20% ऑफ 350, फाइंड 20% ऑफ 350। अब इसमें भी दो मेथड्स हैं। पहला तो है जस्ट ट्रांसलेट करना इस जुमले को, जस्ट ट्रांसलेट करें इस जुमले को। अब जरा मेरी बात सुनना, कहता है फाइंड 20% ऑफ 350। अब जब मैं इस जुमले को इसको सिर्फ ट्रांसलेट करूंगा मैथ्स में, ये वर्ड प्रॉब्लम्स का एक छोटा सा पार्ट है, वर्ड प्रॉब्लम का एक छोटा सा पार्ट है कि कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो 20% क्या बन जाएगा, 20% को फ्रैक्शन में तब्दील करो, कैसे होगा, ओवर क्या हो जाएगा 100। ऑफ की जगह पे, ऑफ मैथ्स में ऑफ अगर ऑफ आ जाए तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनटू का लफ्ज आ जाए तो मतलब होगा मल्टीप्लाई, टाइम्स का लफ्ज आ जाए तो मतलब होगा मल्टीप्लाई। जैसे नहीं था सम प्लस ऐड ऑल टुगेदर, समझ आ रही है, इस सब के लिए प्लस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगर आ जाए माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस, लेस देन, स्मॉलर देन, डिडक्ट, रिड्यूस, ये सब माइनस के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। इसी तरह ऑफ का लफ्ज, इनटू का लफ्ज, प्रोडक्ट का लफ्ज, टाइम्स का लफ्ज, समझ आ रही है, ये सब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं मल्टीप्लाई के लिए। तो इस ऑफ की जगह पे हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई, और साथ एज इट इज क्या लिख दूंगा, 350 लिख दूंगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं। अब इसको जरा सॉल्व कर लेना, ये वाला जीरो इस जीरो के साथ, ये वाला इसके साथ, तो आंसर आ जाएगा कितना, अगर ये डॉलर्स था तो आंसर क्या आ जाएगा, $70 में आ जाएगा। समझ आ रही। इसी चीज को, यानी कि परसेंटेजेस ने हर मेथड को सपोर्ट किया भाई। ये परसेंटेज को भी हम यूनिटरी मेथड से हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका था मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 इज द यूनिटरी मेथड। 20% ऑफ 350, तो 350 हमारा स्टैंडर्ड बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 100%। तो $350 को हम मानेंगे अपना 100%, 20% को हम बोलेंगे $X, 20% को बोलेंगे हम $X। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 350 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू X मल्टीप्लाई बाय 100। सुन ले, अल्फाज सुन ले, X मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये दो जीरोस आप यहां से इन दो जीरोस के साथ आप कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, $70। मैं यूनिटरी मेथड इसलिए करा रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये करें ही करें, ऐसे बोल रहा हूं कि यूनिटरी हर मेथड को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान बात है ना, ये वो पेपर 1 की बात है, 1 मार्क वाली। ठीक है, क्यों आएगा परसेंटेज में, 20% $X के बराबर है, तो वो X के आएगा ना, जो X के यूनिट्स हैं। ठीक है, और अब यहां पे ये बात अगर बोले ना बेटा, सुन ले, अच्छा सवाल था, सुने, अगर यहां पे ये डॉलर है, ये परसेंट था जो फर्स्ट मेथड है, तो परसेंट को ही तो रिमूव करके आपने पर की जगह ये डिवाइड लिखा, सेंट की जगह आपने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। तो इसलिए वो परसेंट का जो सा साइन था ये नेचुरली क्या हुआ, रिमूव हो गया, क्योंकि आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया मैथ्स में, तो यहां से क्या हो गया, खत्म हो गया। मेथड में क्या हुआ, $350 इज इक्वल टू 100%, $X इज इक्वल टू 20%। तो 20 का भी यूनिट क्या था, 100 का भी यूनिट क्या था, तो ये दोनों परसेंट और परसेंट क्या हो गया आपस में, ये भी कैंसिल आउट हो गया। समझ आई कि नहीं। तो बैलेंस्ड है ये चीज। नहीं 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 अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अलजेब्रा अभी नहीं इस्तेमाल हो रहा, बाद में इस्तेमाल होगा। वो क्वेश्चंस डिफरेंट है अलजेब्रा वाले, इसमें नहीं होगा। इसके अलावा चीज़ें हैं वहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। खैर, इसके लिए एक वैल्यू ये भी है आपके पास, एक फार्मूला ये भी है, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू
इनटू 100%। आप ये वाला फॉर्मूला आपने मेथड नंबर 1 में इस्तेमाल किया है, मेथड नंबर 2 में आपने यूनिटरी मेथड आपने इस्तेमाल किया है। ठीक है, लिख लें अपने पास से, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप मार्क्स में जो नंबरों वाले केस में आप करते हैं या किसी भी चीज़ में सिंपल। कौन सा वाला? ये वाला तो बड़ा सिंपल से आपने 130 को एक्सप्रेस करना है किसके हिसाब से? 200 के हिसाब से। यूँ समझ लें ये वो, अगर मैं इसको थोड़ा सवाल चेंज करूँ, मैं बोलूँ कि जी obtained marks are 130, write them out of 200, write them as a percentage। यही मैं घुमा फिरा के मुख्तलिफ पूछ रहा हूँ। ठीक है, सो उसकी अंग्रेजी है वो, देखें उसकी इंग्लिश डिफरेंट है, इसकी इंग्लिश डिफरेंट है, तो आपने एक नंबर को दूसरे के हिसाब से लिखना होता है। तो जिसके हिसाब से लिखना है ना अंग्रेजी में, वो जरा ढूंढो कौन है वो। उसने कहा एक्सप्रेस करो 130 को किसके हिसाब से? एज अ परसेंटेज ऑफ कौन? 200। तो इसका मतलब ये है कि 130 को 200 के हिसाब से लिखो परसेंटेज में। तो जो 200 है वो आपका स्टैंडर्ड बन गया, इसीलिए मैंने 200 को बोला। 200 आप या तो डिनोमिनेटर में आए क्योंकि आप टोटल बन गए, या 200 आप कौन है? आप कौन है? 100% है आप। ठीक है, 200 100% है और जो भी वैल्यू है वो उसके हिसाब से आएगी फिर x%। ठीक है, अगर वो 200 से कम हुई तो वो 100% से भी कम ही होगी, जो जिसको आप देख रहे हैं, जिसके स्टैंडर्ड को आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे 130 था। ठीक है, राइट 40% ऑफ, राइट 40% ऑफ, या सवाल लिखें फाइंड 40% ऑफ $600। Find 40% of $600। Find 90% of $600। Find 10% of $600। बच्चे समझ आ रहे हैं बॉयज? जिस मर्जी मेथड से करें, जिससे दिल करे आपका। मैं तीनों से करा दूंगा आपको, मतलब 2 मेथड से करा दूंगा, आपका जिससे दिल करे आप करें। गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। कोशिश करें कैलकुलेटर फिलहाल ना इस्तेमाल करें, जब बारी आएगी मैं खुद कह दूंगा। कोशिश करें विदाउट कैलकुलेटर। नहीं कोई अभी मैंने कैटेगोरिकली डिस्काउंट प्रॉफिट नहीं बढ़ा रहा, वो मैं हेडिंग दे के कराऊंगा आपको कि डिस्काउंट क्या है, प्रॉफिट क्या है, उस पर पूरा लेक्चर लगेगा हमारा। ठीक, अभी जस्ट वो एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर या फाइंडिंग परसेंटेज वाला भी टॉपिक चल रहा है। ये समझ ले, बिल्कुल D1 वाली बात है, मतलब बेसिक्स अभी चला रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा यूज टू हो जाओ परसेंटेज के साथ। कर लिया? ओके, अब मेरी बात सुने जरा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 40% ऑफ 600 में ट्रांसलेट कर रहा हूँ इस वर्ड को, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसलेशन जरा आसान है, ट्रांसलेट करना जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू यूनिटरी मेथड लगाने के। ठीक है, तो 40% ऑफ 600 आप करें तो ये हो जाएगा 40/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फिर आगे 600। अब आगे तो सिंप्लीफिकेशन ही है, 0000 कैंसिल आउट, $240। यहाँ पे 90/100 मल्टीप्लाई बाय 600, 0000 कैंसिल आउट, 6 9s are 54 और 7 0 आ गया, आंसर में आएगा $। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब इसको आप कितने मेथड से आप कर सकते हो?
3 से, बेस्ड अपॉन दिस वैल्यू। क्या ख्याल है? एक तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो ना, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 600। मैं मतलब नीचे की तरफ आता हूँ, ये 2 zeros इन 2 zeros के साथ कैंसिल आउट हो गए, जवाब कितना आ गया? $60 आ गया। एक तो ये वाला मेथड है डायरेक्ट, ठीक है, यस। एक हम माइनस भी कर सकते हैं, जैसे हमने 10% निकालना है ना, 600 में से 90% वाली वैल्यू माइनस कर दो, तो पीछे जो रहेगा वो कितना रहेगा? जैसे आपने पिछले पार्ट में क्या निकाला था? आप किधर हैं? आप क्लास में ही हैं कहीं और हैं? तो वो जो इधर रखें, फाइंड 90% ऑफ 600 लिखा हुआ है। अगर आपने 600 का 90% निकाल लिया तो जो रिमेनिंग था वो कितना था? 10% था। तो वो कितना आया? $540 आया। तो रिमेनिंग कितना है? 600 में और 540 में कितना फर्क है? $60 का। तो ये जो 10% है वो इनफैक्ट कितना है? 600 में से डायरेक्टली आप माइनस कर लो किसको? $540 को। लेकिन ये हर दफा नहीं है, ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिसमें कॉन्टिन्यूड क्वेश्चंस आ रहे हो, तो आप बजाय इसके कि दोबारा से सॉल्विंग करें, आप पिछले पार्टों में से वैल्यूज लेके आप अगले में आप लिख सकते हैं। मतलब समझ आ रही है कि नहीं? तो आप इसका जवाब डायरेक्टली क्या लिखेंगे? $60 लिखेंगे, ठीक है। ये बात की, बिकॉज ये जो 540 है ये क्या है? ये है ऑलरेडी फाउंड। 540 ऑलरेडी फाउंड है। ये आपने क्या किया? इनडायरेक्टली आपने 100% में से किसको माइनस किया? 90% को। तो जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली कितना रहेगा? 10% रहेगा। यानी कि ये 100% था, ये 90% था, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? मैंने और आपने मेथड नंबर 2 में कोई परसेंटेज का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन ये बात अंडरस्टैंडिंग से डेवलप हो रही है कि आप 100% वाली चीज में से जब 90% वाली चीज माइनस करते हो तो जो आंसर आएगा वो 10% वाली चीज का आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यानी कि आपने टोटल में से, यानी कि आपने 100% वाली चीज में से किसको माइनस कर दिया? 90% वाली चीज को माइनस कर दिया, तो जो आंसर आएगा ये वो 10% वाली चीज का आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ये बेटा 600 डिवाइडेड बाय, वो तो ठीक है, वो तो 10 खुद ब खुद आएगा जब आप यहां से 10 1 एंड 10 10 करेंगे तो, ठीक है। हाँ, ऐसे इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस कि इफ आई आस्क यू गिव द 70% ऑफ 600, सो इट इज नॉट लाइक 600 डिवाइडेड बाय 70। मतलब एक बच्चे का कंसर्न ये है कि अगर हम 10 सुन लें, गलती सुन लें, कॉमन मिस्टेक, आप 600 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आपका कहना यह है कि 60 आ रहा है। ये हमेशा नहीं है, हमेशा नहीं है, ये कोइंसिडेंटली यहां पे है सिर्फ इस केस में। पता क्यों? क्योंकि असल में क्या हो रहा है, वो 10 ऊपर है और नीचे कौन था, तो ये कटिंग होके 1 एंड 10, तो इसलिए 600/10 कोइंसिडेंटली आ गया। ऐसा नहीं है कि हर दफा आप 10 से ही डिवाइड, जो परसेंटेज गिवन है उससे डिवाइड करें। मतलब अगर मैं आपसे 90% पूछूं तो क्या आप $600 को 90 से डिवाइड करेंगे? कभी भी नहीं, गलत हो जाएगा। मेरी बात अंडरस्टैंड करेंगे नहीं? अब करेंगे 90 के साथ, डिवाइड करेंगे किसके साथ? ऐसे आप डिवाइड करेंगे इसको। क्लियर हो रही है? ये स्टैंडर्ड तरीका है उसका। सो खैर, ये समझ आ गया, मिस्टेक समझ आई सारों को जो मैं डिस्कस कर रहा था अभी? ऐसा ना करना कि 600 डिवाइड बाय 10% कर देना, वो 10% नहीं है, वो इनफैक्ट वो फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होकर नीचे 10 बन रही है। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? तो इसीलिए मैंने फिर वो 90 की मिसाल भी दी और 70 की मिसाल भी दी। इट्स नॉट लाइक 600 डिवाइडेड बाय 70% करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, नो। ठीक है, और एक मेथड इसके अलावा एक और मेथड कौन सा वाला है? यूनिटरी मेथड है। ठीक है, करा दूं या वो हो जाएगा? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अब एक सवाल का ना, सवाल में उसमें वर्डिंग फिर से मैं चेंज करने वाला हूं। What percentage is 210? What percentage is 210? सवाल लिखें, What percentage is 210?
What percentage is $210 out of? What percentage is $210 out of $350? ठीक है, चीज वही है, अल्फाज तब्दील हैं उसके, ठीक है, चीज वही है, सिर्फ अल्फाज तब्दील है। कहता है व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज क्या है किसकी, इज 210 आउट ऑफ क्या 350, तो ये वो आउट ऑफ की बात, सॉरी बेटा, बात वही है जो आप कह रहे हैं, दोनों मेथड्स ठीक है, यूनिटरी भी ठीक है और वो फ्रैक्शन वाला भी ठीक है। फ्रैक्शन वाला है 210 आउट ऑफ बोले 350 मल्टीप्लाई बाय, एक तो ये तरीका तो है ही है इसका, इससे आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 3s are and 7 5s are, 5 1s are 5, 20s are, answer is 60%. और similarly if you are solving it using unitary method 350 कितना बन जाएगा, स्टैंडर्ड था तो ये 100% बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमें नहीं पता तो ये x% बन जाएगा, तो इसको हम यहां पे कर लेते हैं 100% इज इक्वल्स टू $350 and $210 is equals to x% cross multiply, 100 multiply by 210 is equals to x multiply by 250, x multiply by 350, तो 350 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सेम फ्रैक्शन है या नहीं, जरा लुक एट द फ्रैक्शन जस्ट बॉयज, 210 और यहाँ पे क्या बना हुआ है 100, यहाँ पे क्या है 210 और ऊपर क्या बना हुआ है 100, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बना हुआ है बॉयज 350, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बना हुआ है 350, फ्रैक्शन मैच करो। अब मेरी बात सुनना जरा, एग्जामिनर का जो प्रोसेस का जो मार्क है स्टार्ट पता है कहाँ से होता है, इस फ्रैक्शन से होता है। यूनिटरी मेथड सिर्फ हमें हेल्प करता है किस चीज में, फ्रैक्शन डेवलप करवाने में। बेशक देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, इनवर्स हो, रेट हो, रेशियो हो, चेंज इन द रेशियो हो, बाउंड्स का कॉन्सेप्ट हो, कोई भी चीज हो, परसेंटेजेस हो, स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ भी हो, ये जो चीज है ना, ये जो आप लिखते हैं ये सिर्फ आपके लिए, ये एग्जामिनर के लिए नहीं है। एग्जामिनर की गेम कहाँ शुरू होती है नंबर देने वाली, वो यहां से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, वो यहाँ फ्रैक्शन से शुरू होती है। कभी भी मार्किंग स्कीम में देखेंगे वो यूनिटरी मेथड उसको नहीं पता क्या चीज़ है, ये हमने बनाया कि यूनिवर्सल मेथड है, हर जगह इस्तेमाल हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? तो मार्क्स आपके इस फ्रैक्शन से शुरू होते हैं। तो कोई बच्चा भी जब पेपर कर रहा होता है तो मुझे ये ना बोला करेंगे सर ये मैंने ठीक लिखा हुआ है, मुझे इससे गर्ज ही नहीं है। ये सिर्फ एक अगला जो डेवलप फ्रैक्शन डेवलप करवाने के लिए एक प्रोसेस है। ये बच्चों समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? ठीक है, नेक्स्ट लिखें जरा। अब एक डिफरेंट, जी बेटा, अब इससे गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये ना कहें कि हम ना लिखें, हो सकता है बहुत से बच्चे ना लिख के गलत कर बैठे, ठीक है? तो ये लिखना मैं ये समझता हूँ ये ज़रूरी होता है, ये मैं ये समझता हूँ इसलिए ज़रूरी, ताकि थोड़े लम्हे का आपको पता चल जाए कि गलत तो नहीं लिख ले वैल्यूज़, एक दफ़ा देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ऊपर नीचे यूनिट्स क्या हैं, सेम है, ठीक है? x बाय तो 350 किधर गया? तो आउट ऑफ 350 को तो शामिल करना ही है ना, तो यही तो कह रहा हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने 210 किस में से लिया हुआ है? तो जब आप मार्क्स आप जब बोलते हैं मेरे 190 मार्क्स आए हैं, तो आपको बताना नहीं होता कि कितने में से आए हैं। मेरी बात समझ लें, जब आप लोग ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं, जब ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं तो आपको बताना नहीं होता कितने में से आए हैं। अब हो सकता है 190 मार्क्स आपने लिए हैं आउट ऑफ 200, हो सकता है आउट ऑफ 800 मार्क्स लिए हैं आपने। सो आउट ऑफ बहुत ज़रूरी होता है कि वो स्टैंडर्ड कौन था आपका। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? किसको आपने 100 माना हुआ है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अ स्टूडेंट हु इज गेटिंग 190 मार्क्स आउट ऑफ 200 इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट सेम स्टूडेंट इफ गेटिंग 190 मार्क्स आउट ऑफ 800 इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। मतलब क्या? स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है, रेफरेंस चेंज हो चुका है। जिसको आप लोगों ने अपना मयार बनाया है, जिसको आप लोगों ने अपनी आइडियल सिचुएशन बनाया है, उसके हिसाब से आपने नोट करना है कितना दूर है उससे। ज़्यादा करीब हैं तो मतलब आप गुड हैं, दूर हो चुके हैं तो मतलब यू नीड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है? एक सवाल है इसी के हिसाब से,
What percentage is $490 out of $350? What percentage is $490 out of $350? अब आउट ऑफ 350 हो गया, अब सुनना जरा, आउट ऑफ 350 हो गया। जिस चीज की हम बात कर रहे थे ना पहले, उसमें तो सारी वैल्यूज छोटी छोटी आ रही थी, नोट कर रहे थे कि नहीं? मैंने जानबूझ के एक सवाल मैंने रखा हुआ था कि मैं उसमें डिस्कस करूंगा आपसे, जिसको आपने रेफरेंस बनाया हुआ था बॉयज एंड गर्ल्स। अब उस 350 से वैल्यूज क्या हो रही हैं, अब ऊपर जा रही हैं। तो इसका मतलब है जो परसेंटेज आएगी ना, वो अब वो 60, 70, 80, 90 नहीं आएगी, वो 100 को टप जाएगी, अब 100 से बड़ी हो जाएगी वो। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? जरा देखते हैं क्या ऐसा ही होता है कि नहीं। सो आप वही करेंगे, दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यूनिटरी भी करा देता हूं और दूसरा भी बता देता हूं, ठीक है? $350 इज इक्वल टू 100%, $490 इज इक्वल टू x, 490 मल्टीप्लाई बाय 100, x मल्टीप्लाई बाय, तो 350 राइट साइड पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। आंसर निकालें, कितने परसेंट आता है? 140% आ गया। और दूसरी तरह से अगर आप इसको सॉल्व करें तो मेथड नंबर 2, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में $490 डिवाइडेड बाय 300 कितना था, $50 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 अब मेरी बात सुनो, इस सवाल के अलावा जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दी थी, क्या कोई एक भी एग्जांपल में ये वैल्यू 350 से बड़ी हुई थी? नहीं, सारी छोटी चल रही थी। तो परसेंटेजेस भी क्या आ रही थी, छोटी, क्योंकि रेफरेंस जिसको आपने बनाया था बच्चों, वो था आपका 350 विच वॉज कंसिडर्ड एज 100%। अगर मैं 350 के हिसाब से मैं $210 ले रहा हूँ, 140 ले रहा हूँ, मैं जो मर्जी ले $280 ले रहा हूँ, वो वैल्यूज उसके छोटे ही आती रहेंगी। जिस लम्हे ये $350 को एक्सीड कर जाएगा, मतलब $350 को 350 के हिसाब से करेंगे तो 100% आएगा। लेकिन $351 को आपने कंपेयर करना है ना जब 350 के साथ, तो वो 100 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ जाएगी। अब 352 पे चले जाएं तो और इंक्रीज परसेंटेज आएगी। अब 353 पे चले जाएं, 490 पे चले जाएं तो बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज आ जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो वो 140% पे आई है। क्लियर हुई मेरी बात? वैसे बाय द वे आपसे पूछ रहा हूँ, टॉपिक तो एंड हो गया मेरा ये वाला, मैं बाय द वे आपसे एक बात पूछता हूँ, परसेंटेज में 490 350 से कितने परसेंट ज्यादा है? 140% ज्यादा है या 40% ज्यादा है? लफ्ज क्या है, ज्यादा, कितना ज्यादा है उससे? मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सवाल मेरा ये है कि 490 350 से कितने परसेंट ज्यादा है। वो वक्त यहां से जब हमने निकाल लिया, 490 के 140% आ रहा था, 350 हमारा 100 था, तो वो कितना ज्यादा है? 40% ज्यादा है। ठीक है मेरी बात की नहीं? लफ्ज है कितना ज्यादा, तो वो 40% ज्यादा है। हाउ मच मोर, ठीक है? तो 40% मोर है वो, ठीक है?